आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? 1600 ईस्वी के चार्टर से। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया है? सन 1726 के राजलेख या चार्टर द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन एवं बरवेल। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 4 सदस्य थे और उसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? इल्बर्ट ने। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था? 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गईं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? 1793 का राजलेख के तहत। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस राजलेख द्वारा प्रदान किया गया था? 1813 के राजलेख द्वारा। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीयकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? 1833 के राजलेख या चार्टर अधिनियम में। दास प्रथा को गैरकानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा तथा 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगा दी गई थी।
लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1833 के अधिनियम के तहत। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? विलियम बेंटिक के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिकीय एवं विधायी कृत्यों को पृथक कर दिया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत 1773 से 1853 के बीच कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए थे? उनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में, चार्टर एक्ट 1793 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम और चार्टर एक्ट 1853 का अधिनियम। इसी प्रकार ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में 1858 से 1947 के मध्य कुछ प्रमुख अधिनियम इस प्रकार पारित किए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ईस्वी में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में, अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी में, वेवेल योजना 14 जून 1945 ईस्वी में, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में और माउंटबेटन योजना 1947 ईस्वी में। किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा लागू किया गया था? 1853 के राजलेख द्वारा। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? 1853 ईस्वी में। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा हो गया था? 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के बाद शासन संचालन की शक्ति किस में निहित हो गई थी? भारत मंत्री या भारत सचिव एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद में। भारत परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? 8 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा। इस प्रकार भारत परिषद के सदस्यों में कुल 15 सदस्य होते थे। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को। भारत के प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? 1861 के अधिनियम द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 ईस्वी में। भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम में दृष्टिगत हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय विधान परिषद सदस्यों को मिला? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम द्वारा किया गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया था?
सर अरुंडेल समिति के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? अदालतों की दांडिक अधिकारिता के संबंध में भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। फूट डालो राज करो की नीति का पोषक अधिनियम कौन सा है? भारत परिषद अधिनियम 1909। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? 1909 ईस्वी में। इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1919 द्वारा। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस अपनी डायरकी नामक पुस्तक में। 1919 के भारत शासन अधिनियम से प्रमुख विशेषताओं से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा। द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? सर अलेक्जेंडर मूडी मैन। केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया? 1919 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार कब दिया गया? 1919 ईस्वी में। वर्ष 1927 में स्थापित बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? भारत सरकार एवं देशी रियासत के मध्य संबंध सुधारना। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में वर्णित था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना का श्रेय जाता है। संघात्मक सरकार की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन की व्यवस्था और फेडरल न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 से संदर्भित है। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए 1937 के विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम में योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन अर्थात डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन को। किस अधिनियम ने फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के फलस्वरूप जो है बर्मा भारत से अलग हो गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? स्वायत्त शासन व्यवस्था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस स्वरूप में किया गया था? 3 सूचियों के रूप में। संघ सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय और समवर्ती सूची 36 विषय। फेडरल अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारतीय विधायिका सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाई गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा।
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? 6 प्रांतों में, जिसमें बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बम्बई और मद्रास है। किस अधिनियम द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको किनको शामिल कर लिया गया? आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों एवं हरिजनों को। संविधान निर्माण हेतु निर्वाचित संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार कर दिया था? क्योंकि उसकी भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव, स्टेफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और एवी अलेक्जेंडर, नौसेना प्रमुख। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? 10 लाख की जनसंख्या पर। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से, प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा। संविधान सभा में सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे? सामान्य, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितने निश्चित की गई थी? 389। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? हैदराबाद। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई थी? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में किसे शामिल नहीं किया गया था? भीमराव अंबेडकर और अब्दुल कलाम आज़ाद को। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? M.N. राय ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? जुलाई 1946 ईस्वी में। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? 208 सीटों पर। बाकी की मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर मिली थी। किस योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन को स्वीकार किया गया था? माउंटबेटन योजना के द्वारा। 30 जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई? क्लीमेंट एटली द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। प्रिवी काउंसिल क्या थी? यह एक परिषद थी जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना था। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे? संयुक्त प्रांत के 55, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः मद्रास के 49 और बिहार के 36 थे। संविधान की पांडुलेखन समिति प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष रूप में, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र। थोड़े समय के बाद हट गए और इनके स्थान पर
एन माधव राव ने जगह ली थी। इसके बाद डीपी खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण इनकी जगह टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। इस प्रकार प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कब भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। ध्यातव्य है कि डॉक्टर अंबेडकर 1946 के चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, किंतु भारत के विभाजन के बाद वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अतः बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट कांग्रेस के M.R. जयकर से रिक्त कराकर उपचुनाव द्वारा अंबेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में। प्रधानमंत्री H.S. सुहरावर्दी थे। संविधान सभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे? मैसूर से 7। द्वितीय स्थान पर ट्रावनकोर था 6 प्रतिनिधि। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा में वयस्क मत के अधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना आज़ाद ने। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन व जगजीवन राम में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। भारतीय स्वतंत्रता के बाद व संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया? 1935 के अधिनियम के अनुसार। संविधान सभा के विभाजन या पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 324। भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 सीमा आयोगों का गठन कब किया गया? 30 जून 1947 को। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर रेडक्लिफ। भारत मंत्री का पद कब समाप्त कर दिया गया? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया? 1947 में। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल के एक अधिराज का। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? 8। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया? 22 जनवरी 1947 को। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी
और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य DP खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर किसे सदस्य बनाया गया था? T कृष्णमाचारी को। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? अक्टूबर 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 14 अगस्त 1947 को। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? KM मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? TT कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत शासन द्वारा अशोक चक्र को राजकीय चिन्ह स्टेट एम्ब्लेम कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 299, जिसमें 229 प्रांतों से थे और 70 देशी रियासतों से। संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के बाद अंतिम रूप दिया गया? 3 वाचन। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 1948 ईस्वी में चला। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1949 तक चला। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन, जो 165 दिन में हुए थे। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया था? 114 दिन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? 14 अगस्त 1947 को। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। भारतीय संविधान में उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान दिया गया है किस अनुच्छेद में? 394 में। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को। किसका कथन है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत थी? G. ऑस्टिन का। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, जिसे BN राव के नाम से भी जाना जाता है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। किस वाद में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है?
इनरी बेरुबारी 1960 के मामले में संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? उद्देशिका को किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है वर्तमान समय में? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता तथा गणराज्य में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण से संबंधित कथन इस प्रकार हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है और भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। संसदात्मक शासन व्यवस्था मूलतः क्या प्रदर्शित करता है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। लिखित संविधान, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका और केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन में से कौन भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? एकल नागरिकता। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है और समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनकी अच्छी बातों को, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थीं, निसंकोच ग्रहण किया। वैसे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। आइए हम प्रमुख देशों से भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए नियमों के प्रावधान को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होना, एकल न्यायिक प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायिका के सदस्यों के विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियां, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, संसद एवं विधान मंडलों की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। सभी सिद्धांत ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किए गए थे। आयरलैंड के संविधान से निम्न प्रकार सिद्धांत ग्रहण किए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति। संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित सिद्धांत जो भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लोकहित याचिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद,
वित्तीय आपात और संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारणार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान की संशोधन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन के सिद्धांत को ग्रहण किया गया है। सोवियत संघ रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श को ग्रहण किया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत ग्रहण किया गया है। जर्मनी के वीमर संविधान से आपात उपबंध को ग्रहण किया गया है। इस प्रकार हमने एक परिदृश्य में संविधान के स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल की। अब अपने प्रश्न पर आगे चलते हैं। किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? केसी वियर का। यह किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान एक परिसंघीय संविधान है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे? आयरलैंड के संविधान से। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है? सीमित सरकार, अर्थात संविधान की सीमाओं से परिबद्ध। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किस शहर में की गई थी? मद्रास, चेन्नई में। किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी व्हियर ने। भारत के संविधान का संघीय लक्षण कुछ निम्न कथनों द्वारा परिलक्षित होता है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका से। संविधान की उद्देशिका से संबंधित कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन किया जा सकता है और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या संविधान के किन अध्यायों में किया गया है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है? संघीय। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? प्रस्तावना। किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। ये न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान के आमुख अर्थात प्रिम्बल का लक्ष्य से संबंधित कथन इस प्रकार है। यह सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता निश्चित करता है। अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा को निश्चित करता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का प्रमुख बिंदु क्या है? न्यायिक समीक्षा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है?
यूएसए के संविधान से। विधि का शासन किस संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए के संविधान से। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ग्रेट ब्रिटेन के। आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किन दो देशों में पाई जाती है? भारत और यूएसए में। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का यूनियन। किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 1 में। किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संघ विदेशी राज्य क्षेत्र अर्जित कर सकता है? अनुच्छेद 1(3) ग के द्वारा। संविधान लागू होने के समय संघ से संबद्ध राज्यों की कितनी श्रेणियां थीं? 4। अ, ब, स और द। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले का सही क्रम इस प्रकार है: सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों की निर्धारित की गई श्रेणियां कितनी थीं? 2। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। यद्यपि यह संविधान संरचना की दृष्टि से परिसंघीय हो सकता है, परंतु कुछ निश्चित उद्देश्यों से प्रारूप समिति ने इसे संघ कहा है। यह विचार किसने व्यक्त किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ किस देश से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? प्रथम अनुसूची का। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति किसको प्रदान की गई है? संसद को, अनुच्छेद 2 के तहत। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? 29 राज्य और 8 संघ शासित राज्य क्षेत्र। सिक्किम भारत का एक सहराज्य बनाया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का। भारतीय संविधान के तहत संघ के अंतर्गत कितने प्रकार के क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं? 3 प्रकार के: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा 25वां राज्य का दर्जा किसे दिया गया? गोवा को। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 22वां राज्य का दर्जा किसे दिया गया? सिक्किम को।